ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी को बहुत सारा माल यहाँ मिला है। तो जब बहुत ज़्यादा माल खा लिया जाए तो उसके बाद क्या किया जाता है? बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान का माल आपको आज मिला है, उसे हजम करने के लिए क्या चाहिए? हाजमोला। तो मैं आपको कोई बहुत भारी भरकम ज्ञान नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो हाजमोला दूं कि जो सुना वो हजम हो जाए। क्योंकि शरीर को वही लगता है जो हजम हो जाए। आप बहुत अच्छा अच्छा खाएं और वो हजम ना हो तो वो बीमारी बन जाता है। तो हजम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसा कि दीदी ने कहा, हेल्थ एंड वेलबींग, तो डॉक्टर नैन्सी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। हेल्थ की परिभाषा आप सब ने भी बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। तो हेल्थ के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, हम वेलबींग की ही। तो जब कुछ पैरामीटर्स देकर आप सभी से पूछा गया कि अपनी वेलबींग को आप नंबर दें, तो सब ने 5 से ऊपर कहा। और मुख्य रूप से हमारी वेलबींग है क्या? बीइंग वास्तव में क्या है? किस पैमाने पर अपने आप को हम देखें? कि जो मैं बीइंग हूं, मैं वेल हूं या नहीं हूं? तो वास्तव में बीइंग क्या है? सोचने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, संस्कार, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड, ये सब मिला के क्या है? बीइंग। हम सब अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। और अब नई बात शुरू हुई, अब लोग क्या कहने लगे हैं? बीइंग अ ह्यूमन। हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग तो कहला रहे हैं, पर हमारे आज कर्म कैसे हैं? तो इसलिए कहा बीइंग अ ह्यूमन, कम से कम इतना तो करो। गुड डूइंग की बात की जाती थी, वेल डूइंग की बात की जाती थी। अब लोग बात करने लगे हैं बीइंग वेल, बीइंग गुड, बीइंग हैप्पी। तो व्हाट इज बीइंग? बीइंग क्या है? हमने अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहलाया, तो ह्यूमन बीइंग हम क्यों हैं? ह्यूमन जो वर्ड है ये ह्यूमस से बना है। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो समझते होंगे, ह्यूमस माना सोइल। तो हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, लोग कहते भी हैं जी मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कबीर ने भी कहा अपने दोहे में, अगर आप में से किसी को याद है, मिट्टी कुम्हार को क्या कहती है? माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो किसको वो रोंदेगी? ह्यूमस, जो शरीर का पार्ट है। दूसरा उसमें है बीइंग। वो बीइंग क्या है? जो इस मिट्टी को चला रहा है। एनर्जी, इमोशंस, एटीट्यूड, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, बौद्धिक क्षमता, ये है बीइंग। अब इसी पैमाने पे हम देखें क्या हम वेल बीइंग में हैं? सबसे पहली बात, सोचने की शक्ति। तो हम देखें आज क्या हमारी सोच हमारे कंट्रोल में है, या चाहते हुए भी हम अपनी सोच को रोक नहीं पा रहे हैं? ओवर थिंकिंग बस चलती जा रही है। तो इस पैमाने पर अपने आप को हम देखें, क्या इस एस्पेक्ट में हम अपने आप को कह सकते हैं कि मैं वेल बीइंग में हूं? आई एम अ वेल बीइंग। दूसरा, बुद्धि हमारे कंट्रोल में हो, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें। तो आज अपनी अवस्था हम देखें, सोने के बाद भी आज मनुष्य का मन और बुद्धि शांत नहीं है। सपनों में कहाँ कहाँ घूमे जा रहे हैं। 8-9 घंटा सो लिए, सुबह उठ के फिर यही लग रहा है अभी नींद बाकी है, नींद पूरी नहीं हुई, फ्रेशनेस फील नहीं हो रही। क्यों? तन को तो भले ही जबरदस्ती बिस्तर पर हमने पटक दिया, लेटा दिया, पर बुद्धि निरंतर चल रही है।
कईयों का तो इतना कंट्रोल उस पर खो जाता है कि जो बुद्धि में चल रहा है वो बोल भी रहे हैं, सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं, सोते सोते चल रहे हैं। तो क्या इसे हम कहेंगे वेल बीइंग? तीसरा हमारे इमोशंस। तो हम देखें क्या हम इमोशनल इंडिपेंडेंट हैं या इमोशनल डिपेंडेंट हैं। आज बड़ी आम भाषा में लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो बड़े सहज तरीके से कह देते जी इसके बिना तो हम नहीं रह सकते, ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, वो नहीं मिला तो क्या होगा, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना हम मर जाएंगे। क्या ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है? इस पैमाने पे अपने आप को हम देखें, क्या हम वेल बीइंग हैं? चौथा एटीट्यूड। हम देखें हम क्या कहते हैं जी जैसा सामने वाले का होगा वैसा मेरा होगा। तो हम इतने कमज़ोर हैं, जैसा सामने वाला चाहेगा वैसा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 5 व्यक्ति से हम 5 मिनट में मिल रहे हैं, हर बार मेरा एटीट्यूड, मेरी पर्सनैलिटी चेंज है। इसे कहेंगे हम वेल बीइंग? तो अब इस पैमाने पे हम देखें कि क्या स्कोर अपने आप को हम दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी स्कोरिंग हम सभी की बहुत बहुत लो है। इसे कैसे बढ़ाया जाए और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये वेल बीइंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बीइंग ही इस शरीर को अर्थात ह्यूमन को चला रही है। इस बीइंग का प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। आपने भी देखा मेडिटेशन करने से पहले ब्रेन कैसा था, 15 मिनट बाद कैसा है। तो बीइंग का प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है। WHO कहता है 90 से 95% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, अर्थात सोच से उपजी हुई है। जो हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हम देखें हमारी जो संस्कृति थी उसमें जो कुछ रिचुअल्स थे, कुछ बाउंड्रीज जो हमें मिली थी, वो हमारी वेल बीइंग को अच्छा रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक थी, जिनसे आजकल हम बहुत दूर हो गए हैं। आप सब ने बचपन में सुना होगा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आगे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, पर हैप्पी भी है उसमें, जो कि हमने कभी ना सुना ना जोड़ा। पर क्यों? जल्दी सोने से और जल्दी उठने से हम क्यों हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? समय ज़्यादा मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात, उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये सब आंसर्स बहुत अच्छे हैं और एक्यूरेट भी हैं, पर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। हमने एक केमिकल सुना यहाँ, डोपामीन। वो एक ऐसा केमिकल है जो दिन में कभी भी रिलीज हो सकता है। किसी पदार्थों के कारण, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण डोपामीन कभी भी रिलीज हो सकता है। एक डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो फील हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। पर इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स हैं जो डॉक्टर नैन्सी ने भी बताए, वो जल्दी सोने और जल्दी उठने से ही रिलीज होते हैं। हमारे शरीर में एक रिदम होती है, जैसे घड़ी, जिसको सिकैडियन रिदम कहा जाता है। तो कुछ हार्मोन हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो सुबह 4 से 6 बजे के बीच रिलीज होते हैं, 2 से 6 के बीच, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीज होते हैं वो होते हैं 4 से 5 के बीच। उसमें जैसे कि कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, ये एंडोर्फिन्स, ये ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। डोपामीन हमें थोड़े समय की खुशी देता है। सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल और जो बाकी जो हार्मोन्स जिनके मैंने नाम लिए, ये हमारी ऐसी अवस्था बना देते हैं, आप हमेशा खुश रहेंगे। डोपामीन ऐसा आपको इंस्टेंट फील कराता है, वो थोड़े क्षण के लिए है, पर ये हार्मोन आपकी स्थिति सारे दिन के लिए वैसी बना देंगे। पर अगर हम उस समय सोए हुए हैं और बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में, सपनों में कहाँ कहाँ भटक रही है, हाँ जी, हाँ, तो
तो ये हार्मोन आज हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहे हैं। कोर्टिसोल बॉडी में प्रॉपर मात्रा में नहीं है। आप लो फील करेंगे सारा दिन। तो जब आपकी ये स्थिति होगी तो क्या आप हेल्दी वेल्दी और वाइज होंगे? नहीं। तो इसलिए कहा गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो जब आप जल्दी गए तो कुछ स्टडीज ये भी हुई है कि जो 2 से 4 के बीच का समय अगर आप नींद कर रहे हैं, वो समय ऐसा होता है कि कॉस्मोस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, और हमारा मन अगर उस समय साइलेंट मोड पर है तो उस कॉस्मोस की एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमारी हीलिंग में, बॉडी को रिचार्ज होने में, ब्रेन को रिचार्ज होने में हेल्प करती है। पर आजकल ये देखा जाता है लोग 4 बजे सोने जाते हैं। 4 बजे तक फोन चल रहा है या कुछ और चल रहा है, बातें चल रही हैं। तो जो मेन समय था वो तो हमारा गलत चीज में चला गया। इसलिए आज आपने देखा, हम कई देखते हैं, कई हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, और आप लोग भी अपने घरों में देख रहे होंगे, कोई 8-8 9-9 घंटे सो रहे हैं पर कोई फ्रेशनेस नहीं है, वो फिर भी लो है, उनकी प्रोडक्टिविटी फिर भी लो है। इसलिए हर धर्म में सुबह जल्दी उठने का कंसेप्ट है। किसी ने उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा, किसी ने अमृत वेले कहा। तो सिख धर्म में भी आप देखेंगे सुबह 4 बजे उठकर जो उनका ग्रंथ साहिब होता है उसको उठा के मेन दरबार में लाया जाता है, और उस समय लोग अपना पाठ आदि करते हैं। मुस्लिम धर्म में भी आप देखेंगे 4 से 5 के बीच नमाज पढ़ी जाती है कि उस समय मनुष्य उठे। हिंदू धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेले का बहुत महत्व है। इसलिए जो आप साधु संत देखेंगे या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग आज हैं जिनको आप जानते होंगे या जिनके बारे में पढ़ते होंगे, तो अगर आप उनकी कुछ बुक्स पढ़ें या उनके एक्सपीरियंस सुने तो हर एक के एक्सपीरियंस में आपको मिलेगा कि हम सुबह जल्दी उठते हैं और शाम को जल्दी सोते हैं। तो कितनी सिंपल सी छोटी सी हैबिट है, अगर ये आ जाए तो ये हमें वेलबींग की तरफ लेकर जाती है। तो आप चाहते हैं आप वेलबींग में जाएं? किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या ये मुश्किल है? नहीं, बस थोड़ा सा समय हमें लगेगा, चेंज हो सकता है। मेरे एक पेशेंट है, मैं आपको बताऊं, वो एक कंपनी में बहुत बहुत ज़्यादा सीनियर पोस्ट पे है। तो मुझे कई बार बताते हैं, एक तो वो इतने चीफ पोस्ट पर है, उन्होंने आज तक अपने फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं किया है। तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ, आप इतनी मेन पोस्ट पर हैं तो कितना मैसेज कारोबार सब रहता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? उनका नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा कॉल कर देगा या मेल बता देगा। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ क्यों भरूँ, क्यों देखूँ? और रात को 9 से 10 के बीच में सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। ऑफिस में पार्टीज होती हैं तो मेन जो चीफ्स हैं उन्हें, तो जो हेड्स हैं उन्हें होना होता है, मैं नहीं जाता। किसी कोई कंपलसरी है तो गया, मैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। वो लोग ड्रिंक करते हैं, मैं नहीं करता। तो ये सब चीज़ें हमारी सक्सेस पर आधारित नहीं है। हमारी हैबिट्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी वेलबींग हमारी सफलता को डिटरमाइन करती हैं। आपने सफलता की परिभाषा सुनी ना, तो सफलता क्या है आपने बहुत विस्तार में सुना। तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो मैं बच्चों से अगर पूछूं, आपको 3 ग्लास दे दिए जाएं, कांच के ग्लास, और मैंने उन कांच के ग्लास में एक में भर दिया रेत और एक में भर दी कंकरें, एक में सोना और एक में हीरे। चारों कांच के बर्तन सेम थे। अब मैं अगर कहूं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, हाँ, क्या कहेंगे? बड़ी सहज सी बात है, सब कह देंगे कि हीरे वाला। उससे कम, उससे कम सोना, फिर कंकर या रेत। बर्तन के सांचे बराबर थे, उन सब की वैल्यू एक समान थी, पर जो चीज इसमें गई उससे उसकी वैल्यू बदल गई।
हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें सब वही रिसोर्सेज मिल रही हैं जो सबको मिलती हैं। सब कपड़े पहन रहे हैं, सब रोटी खा रहे हैं, सबको सब कुछ बराबर मिल रहा है। हो सकता है बस सुख सुविधाओं में किसी को कुछ कम या ज़्यादा, पर जो बेसिक नीड है वो सबको मिल रही है। पर कोई बहुत खुश है, सफल है, और कोई नहीं है। क्यों? उसने अंदर क्या भरा है। ये अंदर जो भरा है उसी से हमारी वेलबींग डिपेंड करती है। तो अगर मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे अपने अंदर क्या भरना होगा? मुझे अपने अंदर वैल्यूज भरनी है। तो ये जो G20 का और उसमें भी Y20 यूथ के लिए जो प्रोग्राम है, भारत एक ऐसा देश है, भारत को क्या कहा जाता है? युवा देश, क्योंकि यहाँ युवा ज़्यादा है। और आज सभा में भी अगर हम कंपेयर करें तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? युवा ज़्यादा है। तो हम सभी ने बचपन से सुना है, क्या कहा जाता था? बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि ये वाली जो एज है इसमें अपने आप को ढाल लोगे तो ढल जाओगे, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं समझता हूं कि 30 वर्ष तक भी अगर कोई संभलना चाहे तो आदतें बहुत आसानी से ढल सकती हैं। और आज हमारे समाज में इस वर्ग के, इस उम्र के लोग ज़्यादा हैं। तो आज सभा में पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और इस उम्र के लोग भी हैं। तो अभी वो समय है कि अपने आप को हम ढाल सकते हैं। तो हम कैसे करें, कैसे मेरी वेल बीइंग बहुत बढ़ जाए? पहले स्कूलों में या गुरुकुल जब होते थे, और आप सभी ने अगर स्कूल में पढ़ा होगा, मुझे तो हमेशा ये याद रहता है, विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण गाए जाते हैं। आप में से किसी को पता है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर ये किसी के पास है तो वो बहुत अच्छी 100% वेलबींग को अचीव कर सकता है। सबने सुना है, ये सुना है कभी ना कभी, बच्चों ने सुना है। आजकल स्कूल में नहीं पढ़ाते शायद, मुझे नहीं पता। हाँ जी, हिंदी में पढ़ते हैं। तो जिनको नहीं पता मैं समझा दूं। काक चेष्टा, कौवे जैसी सीखने की चेष्टा, इच्छा, और बगुले जैसा ध्यान। आपने देखा है बगुले को? एक टांग पर एक टक खड़ा रहेगा, जैसी मछली आई तुरंत पकड़ लिया। एकाग्रता। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा च, स्वान अर्थात कुत्ते जैसी नींद। इतना अलर्ट, ऐसा नहीं सुबह हिला रहे हैं, 10 बार उठा लिया, हिला लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुत्ते जैसी हमारी नींद। और ऐसा कब होगा? जल्दी सोएंगे, अच्छी नींद होगी तो झट से उठ भी जाएंगे, नहीं तो आप उठाते रहिए, आप 2 घंटे बाद भी जोम्बी की तरह घूम रहे होंगे। तो स्वान निद्रा च अल्प आहारी, कम खाए। ये अधिक खाने से भी, इसलिए कहा जाता है ना, ज्यादा अनाज से बुद्धि मोटी होती है। अल्प आहारी गृह त्यागी, अर्थात बहुत चीजों से, सुख साधनों से हमारा लगाव ना हो। ये लक्षण अगर हम में है तो वो एक इमोशनल वेलबींग हम अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी चाहते हैं ऐसी इमोशनल वेलबींग हम अचीव करें? सब चाहते हैं। हमने बहुत सारी बातें सुनी नशे की, आदि आदि, पर ये क्यों आया, है ना? सब तो नशा नहीं कर रहे, कुछ लोग ही कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे? लुभाव तो उनके सामने भी थे ना, पैकेट तो लटके उनको भी दिख रहे थे, लोग पीते हुए तो उनको भी दिखते हैं, पर वो नहीं पी रहे और कुछ लोग पी रहे हैं। क्यों? जिनका वेलबींग, इमोशनल वेलबींग वो स्टेबल है, वो उस तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और जो उस तरफ आकर्षित हुए वो क्यों हुए, उसका मैं कारण थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। आजकल इस एज ग्रुप में जो बड़ी कॉमनली हम सुनते हैं, जो माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, पीयर प्रेशर। ये नाम सुना है सबने, पीयर प्रेशर? सभी ने सुना है? क्या इसका कभी कोई शिकार भी हुआ है? किसी भी चीज में, मैं ये नहीं कहता कि नशे के लिए, किसी भी चीज में, क्या कभी कोई पीयर प्रेशर का आप में से कोई शिकार हुआ है?
हाँ, कोई नहीं, कोई भी नहीं। पीयर प्रेशर क्या है? आपके दोस्तों का दबाव कुछ भी चीज करने के लिए, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उसके दबाव में आके कुछ भी करना। मैं नहीं समझता कोई इससे कभी बचा हो, ज्यादा एक्सटेंट नहीं, छोटे एक्सटेंट के लिए भी, है ना। पर ये क्यों हुआ? पीयर प्रेशर में क्यों आए? और देखा जाए तो ये जो नशा आदि जो भी कुछ है, ये पीयर प्रेशर से ही ज्यादा शुरू होता है। अपने आप किसी को नहीं आता कि चलो दुकान पे जाऊं और बीड़ी पी के देख लो, नहीं। पीयर प्रेशर क्यों हुआ? हर एक को अच्छा फील करने के लिए, जब हम अंदर से इंटरनली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए हर एक को क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस, कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। पर सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए हर एक ने बहुत सारे फिल्टर्स लगा रखे थे, है ना। पेरेंट्स के फिल्टर्स हैं कि आपको हम एक्सेप्ट तब करेंगे आपके इतने इतने नंबर आ जाएं, आप ऐसा ऐसा बिहेव करो, फिल्टर्स हैं, है ना। ऑफिस में सीनियर्स हैं, उनके कुछ अलग फिल्टर्स हैं, आप ये कर लो तो आप एक्सेप्टेबल हैं, है ना। पर एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ बड़ी आसानी से एक्सेप्टेंस मिल जाती है। हम जो हैं जैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। हमारी कमियां नहीं निकालते, है ना। आप उन्हें अपनी कमियां बता भी दोगे कि मुझसे गलती हुई, तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं सुनाएंगे, है ना। वो आपको सुन के एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर चाहे भले राय दे दें। और वही बात अगर पेरेंट को बताई जाए तो पहले क्या करेंगे? पहले राय देंगे, डांटेंगे, है ना, और बाद में कहीं जाकर आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस ऐसी चीज़ है जो फ्रेंड सर्कल में बड़ी आसानी से मिल जाती है ना। तो इसलिए कि ये एक्सेप्टेंस कहीं मुझसे चली ना जाए, और जगह तो एक्सेप्टेंस लेना थोड़ा सा मेहनत का काम है, और यहाँ एक्सेप्टेंस बड़ी आसानी से मिलती है। अगर इनका कहा मैंने नहीं माना, कहीं इनकी भी एक्सेप्टेंस मुझसे चली ना जाए। आज पार्टी में सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं थोड़ा सा ट्राई कर ले, पी ले, मैंने नहीं पिया तो कहीं ये रूस ना जाए, आगे से पता नहीं मुझसे फिर कैसा बिहेव करेंगे, चलो ले लेता हूँ। दिस इज पीयर प्रेशर। पर ये हुआ किस चीज़ के लिए? एक्सेप्टेंस, सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए। ऐसा नहीं कि वो आपको अच्छी लग रही थी तो आपने ले ली, और कुछ टाइम इस पीयर प्रेशर में आते आते आप करते रहे, फिर उसका इफेक्ट बॉडी में आने लगा, उसकी वजह से आप एडिक्ट हुए। मैं नहीं समझता कि वो बड़ी स्वादिष्ट चीजें होती होंगी कि उसकी वजह से आपको आदत पड़ गई, नहीं। तो एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ ये हुआ। तो ये एक्सेप्टेंस हमें क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो है, हमारा स्वाभिमान बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से बहुत दूर चले गए। अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए, अपने आप को मॉडर्न शो करने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आने के कारण, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए हम ये सब करते रहे, क्योंकि मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम लो है। और ये लो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी इमोशनल हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने बीइंग पर कभी ध्यान नहीं दिया। और बीइंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि बीइंग का मुझे पता ही नहीं बीइंग क्या है। तो इस बीइंग का एक और खराब होने का रीजन है सोशल मीडिया, जिसके बारे में आपने बड़ी डिटेल में सुना। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया खराब है, अच्छी चीज है, पर हर चीज लिमिट में अच्छी होती है। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज की अति कभी भी अच्छी नहीं होती। जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उसे उतना प्रयोग करो तो नहीं, ठीक है। अत्यधिक हंसना भी अच्छा नहीं है, अत्यधिक रोना अच्छा नहीं। किसी भी चीज की अति, एक अच्छी चीज की भी अति अच्छी नहीं होती। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो सोशल मीडिया से क्या हुआ? तुरंत कोई रील देखी तो एकदम से क्या रिलीज होता है? डोपामीन। उस क्षण बड़ी खुशी मिल जाती है, हम लगे हुए हैं एक के बाद एक
ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ, थोड़ी देर बाद घड़ी में देखेंगे तो ओह 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। पूछे आप क्या कर, कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, और समय चला गया घंटे भर। पर इससे होता क्या है, इसके पीछे का इफेक्ट हम देखें। जब इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता रहता है तो ब्रेन को एक सर्ज की आदत पड़ जाती है, जैसे शराब की आदत होती है ना, क्योंकि वो केमिकल एक इफेक्ट दे रहा था। तो जब बार बार हम रील्स या फोन बार बार चेक करते हैं तो वो सर्ज की ब्रेन को आदत पड़ जाती है। तो ये भी एक क्या है, सब्सटेंस अब्यूज ही है ना, उसका अत्यधिक यूज। आप उसे नहीं भोग रहे, अब वो आपको भोग रहा है। और इससे हमारी कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी चक्कर में लोगों ने मल्टीटास्किंग शुरू कर दी और अपने आप को क्या कहते हैं, जी हम तो बड़े स्मार्ट हैं, मल्टी टास्किंग करते हैं। यहाँ फ़ोन चल रहा है, एक कॉल वहाँ कुछ कर लिया, घड़ी से कुछ मैसेज भेज दिया, यहाँ कुछ काम भी चल रहा है, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, 4-5 काम हम एक साथ करते हैं। यहाँ कॉल चल रही है, यहाँ काम चल रहा है, यहाँ किसी को मैसेज कर दिया। तो एक स्टडी इस पर हुई, ये रियल स्टडी है। तो ऐसे जो मल्टीटास्कर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे, उन लोगों का एक ग्रुप लिया गया और एक वो जो इन चीज़ों से थोड़े से हटते थे, जो इतने स्मार्ट नहीं थे, और उनको एक टास्क दिया गया। एक पेपर था जिसमें ब्लू डॉट्स थे और रेड डॉट्स थे, और टास्क ये था कि आपको सारे के सारे ब्लू डॉट्स जोड़ने हैं, और टाइम दे दिया गया दोनों को। तो क्या देखा गया, जो मल्टीटास्कर्स सेल्फ कॉल्ड स्मार्ट पर्सन्स जो थे, उनको समय ज़्यादा लगा उन डॉट्स को जोड़ने में, बल्कि उनके जो कि ऐसे मल्टीटास्कर्स नहीं थे। कारण क्या, जो मल्टीटास्कर्स थे उन्हें एक चीज़ पे फोकस करना नहीं आता था। अब वो जैसे ही ब्लू ब्लू जोड़ते थे उनको लाल भी दिखती थी, लाल पे ज़्यादा ध्यान बीच बीच में जा रहा था, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई थी अटेंशन डेविएशंस की। तो काम के बीच में या पढ़ते वक्त बार बार फोन देखना या मैसेज चेक करना इस आदत को और पक्का करता जाता है और हमारी कंसंट्रेशन को कम करता है, और जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं और हमारी वेलबींग खराब होती है। तो ये चीज़ हम छोड़ सकते हैं। कईयों को ये हैबिट होती है, जैसे फ्री हुए फ़ोन निकाल के देख लिया, देख लो मैसेज, रख दिया। और यहाँ तक कि मैंने ये देखा है लोगों में, वो करते करते इतनी कंसंट्रेशन और अटेंशन खराब हो गई है, फ़ोन निकाला था किसी और काम के लिए, किसी को मैसेज करने के लिए, कुछ करने के लिए, खोल के बैठे और कुछ और ही करने लगे, और बड़ी देर बाद उनको समझ आया फ़ोन तो इस चीज़ के लिए उठाया था। आप लोगों ने भी ऐसे देखे होंगे, कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो ये बीमारी आप समझ लीजिए अंदर घर करती जा रही है, इसे अभी छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम उसका उपभोग नहीं कर रहे और वो हमें भोग रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है अगर हम वेलबींग की स्टेज पर आना चाहते हैं सभी। तीसरा, वेलबींग ठीक ना रहने का कारण क्या है। हम लोग अपने आप को किसी भी समय अकेला छोड़कर अपने आप से बात करने की कोशिश नहीं करते। हमने कई लोगों को देखा है, अगर आसपास कोई लोग नहीं है और फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, बेचैन हो उठेंगे। जी दीवारें खाने को आ रही हैं, क्या करें। लॉकडाउन में बहुत लोग डिप्रेशन में क्यों गए, फ़ोन देख देख के थक गए। दीवारों में बीच में थे, बातें करके थक गए, वेब सीरीज़ देख के थक गए। अब क्या है, अब खाली है। पर कभी खाली होके अपने आप से कभी बात नहीं की थी, तो वो खालीपन इतना अंदर से कचोटता रहा, किस चीज़ में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन रेट कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ा। कारण क्या, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को समय बिल्कुल भी नहीं देते। अगर एकांत में भी आप हैं, कोई नहीं है, टहलने गए, कानों में दोनों तरफ घुसा लिया, सुन रहे हैं, कोई और नहीं है तो यहाँ से सुनेंगे। किसी स्थान पर आप चले जाओ, आप मेट्रो में या बैठे हैं, कहीं बैठे, सब कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है।
तो ये क्या है, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को हम समय नहीं दे रहे, तो उससे हमारी वेलबींग खराब हो रही है। तो वेलबींग को अच्छा करने के लिए अब आवश्यक है, मैंने कुछ बातें बताई, इन पर हम ध्यान दें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय दें, यहाँ आएँ, अच्छा सीखें, मेडिटेशन करें, हमारी वेलबींग अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो मैं लास्ट में बस एक छोटी सी कहानी सुना के ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने हर सेशन में लगभग उसे सुना ही देता हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आज आप सब यहाँ आए हैं, है ना, तो देखो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? अच्छा सुनने का हमेशा फ़ायदा होता है, इसलिए बीच बीच में आप अपने आप से आज ये प्रतिज्ञा करें कि हमें आना है और कुछ अच्छा सुनना है। क्यों? छोटी सी कहानी सुना के बस समाप्त करता हूँ। एक बार दो पति पत्नी थे, कि जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक किस्म की थी, आध्यात्मिकता में बड़ा उसका मन था, मानती थी। उनके गांव में एक गुरुजी थे, वहाँ रोज जाती थी, सत्संग सुनती थी। उसका पति काफ़ी सहयोगी था, उसे रोकता नहीं था। एक दिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसने अपने पति को कहा कि आज मैं नहीं जा पाऊँगी, प्लीज़ आप चले जाओ और जो सुनकर आओगे मुझे प्लीज़ सुना देना। पति उसकी रिस्पेक्ट करता था, हालांकि कभी सत्संग नहीं जाता था, चला गया। अब वहाँ जाते ही गुरुजी ने कहा आओ जी, बैठो जी, बैठ गया। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ सो गया। और सत्संग खत्म हुआ, आसपास के लोग जब उठ के चले गए तो उसकी आंख खुली। तो जाते वक्त गुरुजी ने पूछ लिया जा रहे हो जी? जी जी। चला गया। अब रास्ते में सोचते हुए जा रहा है, अब जाते ही पत्नी पूछेगी कि क्या सुना, तो क्या बताऊंगा। तो वो सारा दिन इधर उधर ना पत्नी से बचता रहा कि इसके सामने ना हो कि ये पूछ सके। आखिरकार रात आई, कमरे में पहुंचे, उसके अंदर बहुत डर हो रहा, अभी पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। इतने में लाइट चली गई, तो वो खुश हो गया कि शायद अब चलो ना पूछे, है ना। पर उसने वो मानी नहीं, कहा जी अब तो बताओ आज आपने सत्संग में क्या सुना। लाइट चली गई और उधर से एक चोर घर में घुस आया। अब इसने बड़ी हिम्मत करी कि चलो क्या सुना सुनाओ। अब इसने सुने थे 3 शब्द, आओ जी, बैठो जी और जा रहे हो जी। अब उधर से चोर घर में घुसने लगा, अब इसने कहा आओ जी। चोर को डर लगा कि शायद इसको मैं दिख गया हूँ, तो वो एक कोने में बैठ गया। इसने कहा बैठो जी। चोर वो डर गया और उठ के भागा। इसने कहा जा रहे हो जी, वो और जोर से भागा। हाँ, तो देखो वो गया वहाँ, 3 शब्द सुने और 3 शब्दों ने फायदा किया या नहीं किया? फायदा हो गया ना। तो अच्छा सुनने का हमेशा फायदा होता है। तो जब भी समय मिले, जहाँ से भी मौका मिले, तो अच्छा सुने, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता ही है। ओके, ओम शांति।